नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुरुवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में भारत का निर्यात 10.3% गिरकर 34.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल इसी महीने में दर्ज किए गए 61.13 अरब डॉलर के मुकाबले आयात भी 6.6% घटकर 57.1 अरब डॉलर रह गया है। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने मोदी, अमित शाह और मीडिया को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि आप मणिपुर की कानून व्यवस्था की हालत ऐसे समझें कि कल राजधानी में बीजेपी के मंत्री का घर ही जला दिया गया। मणिपुर में 9 व्यक्तियों की हत्या हो गई, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। आज कोई मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि अमित शाह 45 दिन बाद मणिपुर क्यों गए। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और पुलिस ने क्षेत्रीय उग्र संगठनों को 5 लाख से ज्यादा गोलियां और हथियार सौंप दिए हैं, लेकिन मीडिया अभी भी नहीं पूछेगा कि ये देशद्रोह है या नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख सदस्य ने वीडियो जारी कर कहा कि मैंने तो चुनाव जीतने में राम माधव, हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह की मदद की है। एक मिलिटेंट ग्रुप होकर उन्होंने बीजेपी के चुनाव में मदद की, लेकिन मीडिया इस बारे में सवाल नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ सवाल पूछते हुए कहा कि राम माधव और हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के साथ क्या समझौता किया, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दूसरा सवाल किया, क्या राज्य सरकार द्वारा चरमपंथी संगठनों को साजिशन हथियार मुहैया करवाए गए थे, इसकी जांच हो। तीसरा सवाल, क्या बीजेपी ने देश विरोधी ताकतों के साथ चुनाव जीतने के लिए समझौता किया है। बता दें, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 में एसओ के अंतर्गत आने वाले एक कुकी समूह के नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा नेता राम माधव ने 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बागी कुकी समूह से मदद ली थी। दोनों नेता उस समय पूर्वोत्तर भारत में पार्टी का प्रभार संभाल रहे थे। ज्ञात हो कि 2017 में मणिपुर में पहली बार भाजपा सत्ता में आई थी और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी को अमेरिका की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत में कई जगहों पर आग लगी हुई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इसके अलावा अमेरिका ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर कुछ भी सार्थक प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापार को वाणिज्य मंत्रालय पर छोड़ देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री को ऐसे बिना सोचे तुरंत विदेश नहीं जाना चाहिए। 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से नीतीश जी उनका साथ छोड़कर हमारे साथ आए हैं, तभी से बीजेपी डरी हुई है। विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले अगर जांच एजेंसियां कई विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे मारें तो किसी को इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नीतीश कुमार के समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की आशंका पर उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये मुमकिन है कि चुनाव जल्द हो जाएं। सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये संभावना है कि वो देश के संविधान में बदलाव कर खुद को देश का राजा घोषित कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि अब बड़ा मुद्दा ये है कि अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर 2024 का चुनाव नहीं लड़ती हैं तो हो सकता है कि इसके बाद चुनाव ना हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, इस बात की संभावना है कि अगर मोदी 2024 में फिर से पीएम बनते हैं तो वो संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि वो जब तक जीवित रहेंगे इस देश का राजा होंगे। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग मामले में आज 15 जून को 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने नाबालिग द्वारा सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की सिफारिश की है और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि जांच में कोई सबूत नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस के इस स्टैंड से अब ब्रजभूषण पर से पॉक्सो एक्ट की धाराएं खत्म हो जाएंगी, यानी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। इसका प्रभाव बाकी 6 पहलवानों की शिकायत पर भी पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बहुत साफ कहा है कि उसे मुलजिम ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो केस रद्द करने की सिफारिश लड़की के पिता के बयान के आधार पर पेश की है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए 4 जुलाई की अगली तारीख तय की गई है।
यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के आरोपों के बीच कांग्रेस ने आज गुरुवार को भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आज भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। हालांकि उसमें से 500 पन्नों में दिल्ली पुलिस ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि कैसे ये पॉक्सो का मामला नहीं है और भाजपा सांसद सिंह को उसने नाबालिग के मामले में क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एक नाबालिग लड़की को बाहुबली से लड़ना पड़ा, जबकि पूरी मशीनरी उसे गलत साबित करने के लिए सामने आ गई। कांग्रेस से पूछा है, ये देश की जनता को तय करना चाहिए कि क्या ये प्रभाव के तहत किया गया है, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा है। क्योंकि अब एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से ये बात साफ तौर पर अंकित हो चुकी है। सुप्रिया श्रीनेत ने ब्रजभूषण के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, शाह की दिल्ली पुलिस ने 45 दिनों से अधिक समय तक सिंह को गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की ताकि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकें और गवाहों और शिकायतकर्ताओं पर दबाव बना सकें। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री ने दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर करने से पहले ही सांसद ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी थी। प्रधानमंत्री 50 दिनों से अधिक समय तक चुप रहे। भाजपा का इकोसिस्टम पहलवानों को निशाने पर लेता रहा। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में अपराधियों को बचाने का बीजेपी का इतिहास रहा है। यह एक स्क्रिप्ट है जिसके तहत वो कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अदालत धारा 164 के तहत नाबालिग के पहले बयान का संज्ञान लेगी। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने भाजपा सांसद को क्लीन चिट दे दी थी। हमें विश्वास है कि अदालत न्याय करेगी, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो क्या होगा। कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद से पिछली सरकार के कानूनों को पलटने का काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में कर्नाटक कैबिनेट ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि प्रस्ताव को आज राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने बताया कि राज्य में स्कूली पाठ्य पुस्तकों से आरएसएस संस्थापक के.बी. हेडगेबार और अन्य के चैप्टर को हटाने का फैसला किया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने बताया, सिलेबस से के.बी. हेडगेबार को हटा दिया गया है। पिछली सरकार ने बीते साल जो भी बदलाव किए थे हमने उसे बदल दिया है और बीते साल के पहले वाले साल में जो भी सिलेबस था उसे फिर से लागू कर दिया गया है। वहीं इस पर बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों का वोट चाहती है। सिद्धरामैया सरकार हिंदू विरोधी है, वो हिजाब को फिर से बहाल कर सकते हैं। वो अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करना चाहते हैं और हर एक चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के पुरोला शहर में आज हिंदू संगठन महापंचायत तो नहीं कर सके, लेकिन कई स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किए। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। हिंदू संगठनों ने अब 25 जून को महापंचायत घोषित कर दी है। जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 19 जून तक पहले ही लागू कर दी है। इसके अलावा शहर में भारी पुलिस बंदोबस्त भी था। इस महापंचायत को मूल रूप से प्रधान एसोसिएशन ने बुलाया था, लेकिन बाद में रोक लगने पर उन्होंने इसे वापस ले लिया। लेकिन विहिप और बजरंग दल ने कहा कि महापंचायत तो होगी ही। उसी के मद्देनजर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता घरों की छतों से उत्तेजक नारे लगाते देखे गए। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते उनके रिश्तेदारों को दिल्ली से सटे नोएडा में 46% छूट पर 261 फ्लैट आवंटित किए गए थे। इन फ्लैटों को रियल एस्टेट फर्म लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के नए खुलासे में पता चला है कि फ्लैट आवंटित करने की प्रक्रिया धोखाधड़ी पूर्ण थी, जिसमें करोड़ों रुपए घपलेबाजी की बात सामने आई है। मायावती की भाई भाभी को फ्लैट आवंटित करने की प्रक्रिया धोखाधड़ी और अंडर वैल्यूएशन पर आधारित थी। रिपोर्ट के अनुसार साल 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी और 2010 में लॉजिक्स इंफ्राटेक का गठन हुआ। गठन के 2 महीने बाद ही कंपनी ने मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता को नोएडा के ब्लोसम ग्रीन में 2 लाख स्क्वायर फुट जमीन एक एग्रीमेंट के तहत बेच दी। इसे 2300 और 2350 रुपए प्रति वर्ग फुट के दाम पर बेचा गया।
इस कीमत पर आनंद कुमार को ये संपत्ति 46.02 करोड़ रुपए में मिली, जबकि विचित्र लता को ये 46.93 करोड़ रुपए में मिली। इस समझौते के 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश के सरकार के तहत आने वाली नोएडा अथॉरिटी ने 22 टावर बनाने के लिए कंपनी को 24.74 एकड़ की जमीन लीज पर दे दी। ये जमीन ब्लॉसम ग्रीन्स नाम के कॉम्प्लेक्स में 22 टावर बनाने के लिए दी गई थी। गलवान घाटी की घटना के 3 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में भिड़ गए थे, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चीन के मामले पर सरकार ने लोगों को अंधेरे में रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की लाल आंख धुंधली पड़ गई है, जिस पर उसने चीनी चश्मा पहन रखा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर हमारा काम है देश को चीनी विस्तारवादी नीति के खिलाफ एकजुट रखना और मोदी सरकार के चीनी चश्मे उतार फेंकना। सीबीआई को तमिलनाडु में किसी भी तरह की जांच शुरू करने या एक्शन लेने से पहले तमिलनाडु सरकार की अनुमति लेनी होगी। तमिलनाडु बुधवार को उन विपक्षी शासित राज्यों में शामिल हो गया जिन्होंने सीबीआई की जांच के लिए एक सामान्य सहमति वापस ले ली है। केंद्रीय एजेंसी को अब राज्य में और वहां के निवासियों के खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीएमके सरकार का यह कदम उसके मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के चंद घंटों बाद आया है। सरकार ने बिजली मंत्री के घर और कार्यालय की तलाशी लेने के ईडी के कदम का कड़ा विरोध किया था। गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। द्वारका में चक्रवात बिपरजॉय से हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए कच्छ सौराष्ट्र को पार करने वाला है। भारतीय मौसम केंद्र की वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती ने बताया है कि चक्रवात बिपरजॉय फिलहाल जखाऊ पोर्ट से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए कच्छ सौराष्ट्र को पार करने वाला है। इसकी रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। शाम से मध्य रात्रि तक लैंडफॉल जारी रहेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।